नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर, आज हम जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी है इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 10 टर्म्स करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम अपने बिजनेस वर्ड और लॉ की फील्ड में यूज़ करते हैं। उन सारे टर्म्स का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में डाले गए हैं और हम हर एक पार्ट में 10 टर्म्स को जो है कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 10 टर्म्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आज जो टर्म आया है वो है एजेंडा। एजेंडा की अगर हम बात करें, जनरली आप देखेंगे कंपनी लॉ में इसका यूज़ होता है। कंपनी लॉ में जो मीटिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एजेंडा की बात करते हैं। डियर, आपको मालूम है, आपको अगर किसी भी मीटिंग में बुलाया जा रहा है तो मीटिंग में बुलाने के पहले ऑब्वियस सी बात है आपको ये बताएंगे हम कि मीटिंग में आपके साथ डिस्कशन क्या होना है, मीटिंग का मुद्दा क्या है। तो वो जो मुद्दा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। पूरा जो एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग, यानी मीटिंग में कौन कौन सा मुद्दा डिस्कस होगा इसके रिगार्डिंग जब मीटिंग की नोटिस भेजी जाती है तो नोटिस के साथ साथ एजेंडा भी भेजा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी, राइट। तो उसको आप एजेंडा बोलोगे। नेक्स्ट में एजेंट। एजेंट क्या होता है डियर? अगर सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। आपकी प्रॉपर्टी जो है सपोज दिल्ली में है और आप फॉरेन में रहते हो और आप फॉरेन में रहकर अपनी प्रॉपर्टी जो इंडिया में दिल्ली की प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो, तो आपने अपना एजेंट एक अपॉइंट कर दिया। एजेंट को आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटर्नी इस बात की कि आपके बिहाफ पे एजेंट के पास सारे राइट्स हैं, वो आपके बिहाफ पर जो है प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो एजेंट द्वारा किया गया एक्शन प्रॉपर्टी बेचने के रिगार्डिंग, मेरे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी बेचने के रिगार्डिंग एजेंट द्वारा किया गया एक्शन उसके प्रिंसिपल द्वारा किया गया एक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने एग्जाम्पल में एक स्पेशल पर्पस के लिए एजेंट क्या है अपॉइंट किया था। पावर ऑफ अटर्नी डियर क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने में आपको पता है आपको सब जगह साइन करने पड़ेंगे, तो मैं चाहती हूँ अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ और कोई साइन करेगा या और किसी के पास वो राइट मैं ट्रांसफ़र करती हूँ तो उस राइट को मैं पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। आप एजेंट बहुत सारी चीज़ों में बना सकते हैं। आप एजेंट का एक नॉर्मल एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने ओर से सामान बेचने के लिए या और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप एजेंट अपॉइंट करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल कहलाएंगे। और जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया है अपना काम करने के लिए वो पर्सन आपका एजेंट कहलाएगा। और वो उसको काम करने के लिए आप जो पेमेंट करेंगे उसको आप कमीशन बोलेंगे, राइट। तो जर्नल एजेंट हो सकता है, स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किया है तो स्पेशल एजेंट हो सकता है। और एजेंसी के बारे में पूरा लॉ क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता है। तो लीगल डायमेंशंस क्या है, एजेंट के राइट्स क्या है, प्रिंसिपल के राइट्स क्या है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एजेंसी वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब आज का तीसरा टर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है? सपोज आप कुछ सही बोल रहे हैं, राइट, सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू, राइट। तो सपोज अगर आप क्या है प्लीडिंग कर रहे हैं, प्लीडिंग मतलब क्या है, याचिका डालना। सपोज आप कहीं कोई केस डालने जा रहे हैं, यानी कि आप प्लीडिंग कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे राइट्स को छीना गया था या मेरे राइट्स पे इंटरफेयर किया गया था, कोई पर्टिकुलर राइट आप बता रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं कि इस मिस्टर ए ने मेरे राइट्स को छीना था, तो ये जो आप स्टेटमेंट बोलेंगे ये स्टेटमेंट आपका क्या है, एलिगेशन, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टी इन अ केस। आप उस केस के पार्टी हो, आपने प्लीडिंग की, प्लीडिंग में आपने कहा कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर राइट मिस्टर एक्स ने छीना है, तो ये मिस्टर एक्स के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। चलिए
यहाँ पे आज 4 टर्म देखते हैं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या होता है डियर, आपको मालूम है, लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं। सपोज आईपीओ आया है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी अपना फर्स्ट टाइम, आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम नहीं कहेंगे, आप कहिए फर्स्ट एक न्यू शेयर जो है कंपनी ने अपना जो है वो इशू किया है, आपने, आप वो शेयर ख़रीदना चाहते हैं, आपने फॉर्म भरा, आपने सब कुछ किया, आपने एप्लीकेशन मनी शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन मनी जमा कर दी। एप्लीकेशन मनी जमा करने के बाद जब वो कंपनी आपको शेयर्स को अलॉट करेगी, एप्लीकेशन मनी जमा करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन डाली है और आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स देगी। शेयर्स या सिक्योरिटी डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट। राइट, चलिए फिफ्थ टर्म में आते हैं, एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमलगमेशन बोलते हैं। तो अगर दो कंपनी मिलकर आ रही हैं एक साथ, एक सिंगल अंडरटेकिंग के फॉर्म में आ रही है, तो उसको हम एमलगमेशन बोलेंगे। राइट, चलिए सिक्स टर्म है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। खैर मैंने इसके लिए अलग से एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एक मैं आपको ब्रीफिंग दे दूँ। आप सपोज़ आप ये इमेजिन करो कि सपोज़ इंडिया की रिलायंस कंपनी है और उसका शेयर किसी एनआरआई ने लिया है। एनआरआई जो है वो आपका यूएस का जो है वो रहने वाला है, वो रिलायंस के शेयर्स जो है वो बाय करना चाहता है। राइट, तो इन दैट केस जो रिलायंस की कंपनी जो शेयर्स है, ठीक है, वो जो शेयर्स है वो एनआरआई को अलॉट नहीं करती है। एनआरआई के पास अगर वो यूएस में रहता है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होगा। रीज़न, शेयर्स जो इंडिया में, क्योंकि रिलायंस कंपनी इंडिया की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर्स होंगे वो तो उनका वो किस में बेचे जाएंगे, रुपीज़ में बेचे जाएंगे, लेकिन जो एडीआर होगा वो किस में होगा, डॉलर में होगा। राइट, तो वहाँ पर जो इशू होता है एनआरआई को वो एडीआर इशू होता है। तो यहाँ से एक तरफ इंडिया एक तरफ यूएस है, दोनों तरफ के जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सामने आते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया की ओर से होगा और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूएस की ओर से होगा। तो रिलायंस की कंपनी वाले जो शेयर्स हैं वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो शेयर्स हैं वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो रहेंगे और उसके अगेंस्ट, उन शेयर्स के अगेंस्ट उस एनआरआई को एडीआर जो वहाँ का यूएस का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कह लीजिए डिपॉजिटरी जो भी है वो उस पर्सन को एडीआर जो है वो इशू कर देगा और एडीआर जो है वो डॉलर के टर्म्स में होगा, रुपीज़ के टर्म्स में नहीं होगा। राइट, तो ये मैंने एक बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, इसको आपको डिटेल में देखना है कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या होता है, तो ये आप जो है इसके स्पेसिफिक वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ यूएस का जो पर्सन है, एनआरआई है, उसको जो वहाँ पे अलॉट होगा वो एडीआर अलॉट होगा, जो कि डॉलर, जिसकी वैल्यू किस में होगी, डॉलर में होगी। जबकि उसने शेयर्स कहाँ के खरीद रखे हैं, इंडियन कंपनी रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं। राइट, तो वहाँ पे यूएस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको जो है एडीआर जो है इशू करेगा। यानी कि अगर किसी भी एनआरआई को हमारी इंडिया के शेयर्स बाय करने हैं और वो एनआरआई यूएस का है तो वो एडीआर उसको इशू होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का है, राइट, तो उसको जो है जीडीआर जो है इशू होता है। और अगर सेम चीज़ ये है कि बाहर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी का हमें इंडिया में शेयर लेना है तो हमें जो है आईडीआर जो है, आईडीआर के फॉर्म में, जो कि रुपीज़ में जिसकी वैल्यू होगी
वो हमें मिलेगा, हमें उस फॉरेन कंपनी का डायरेक्ट जो शेयर्स है वो यहाँ के मार्केट में ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग जो कंपनी बाहर की है उसके आईडीआर की होगी, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट 7 टर्म देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया एमोटाइजेशन। ये 3 वर्ड होता है, एक होता है एमोटाइजेशन, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है डिप्लीशन। राइट, डेप्रिसिएशन कॉमर्स वाले जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो जो फिक्स्ड एसेट होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, जो भी फिक्स्ड एसेट है उनकी जो धीरे धीरे वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, उसको अकाउंट्स में हम जो धीरे धीरे वैल्यू जो है कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। राइट, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अकाउंट्स में हम जो धीरे धीरे कम करते हैं उसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई नेचुरल एसेट है, नेचुरल एसेट है तो जैसे आपके माइंस हो गए, तो माइन से कोयला निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोयला ख़त्म होता जाएगा। एक पर्टिकुलर माइन है, उससे जैसे जैसे कोयला निकालते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू वहाँ के माइन की जो है कम होती जा रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जब वैल्यू कम होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन जो है बोलते हैं। और ऐसे ही एक टर्म और है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जो हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक आप कह सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट जो होती है मतलब कि जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि हम कॉमर्स वालों ने पढ़ा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी क्या होते हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्टिंग में है तो उसको स्टार्टिंग में प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है खर्चे होते हैं। तो अब वो खर्चा में एक साथ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखा नहीं सकते क्योंकि हम लॉस में चले जाएंगे। तो उन खर्चों का बेनिफिट हम ये मानते हैं कि कई सालों तक मिलेगा। सपोज आपने 50 लाख खर्च कर दिए और आपको लग रहा है कि 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल जो आप 10-10 लाख रुपए, हर साल 10-10 लाख रुपए करके जो राइट ऑफ करेंगे वो 10 लाख रुपए क्या कहलाएगा, अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन आप 10-10 लाख रुपए करके राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट, ये चीज़ ठीक है। लेकिन जो बैलेंस बचा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जब राइट ऑफ करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉमर्स वाले उसको एसेट में लिखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट इसलिए बोलते हैं, फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, क्योंकि उसको बेचा तो जा नहीं सकता, उसकी हमें कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो उसको हमें टाइम बीतने के साथ धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। राइट, तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या एक सिंकिंग फंड है, राइट, जो आप कह सकते हैं वेस्टिंग एसेट भी इसको जो हम कहते हैं, जो धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं। इनटेंजिबल एसेट होती है, जैसे कि हम बात करें गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन, जो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। राइट, ये फिक्स्ड एसेट नहीं होती है, एसेट होती है लेकिन फिक्टिशियस या इंटेंजिबल नेचर की होगी, तो उसको हम धीरे धीरे पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे राइट ऑफ करते रहेंगे वैसे वैसे जो है वो ऑब्वियस सी बात है ख़त्म होती जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें तो एनुअल रिटर्न आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, जैसे सपोज जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे हम कंपनीज़ की बात कर लें, चाहे हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात कर लें, तो हर साल हम एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक फॉर्म जो है फाइल करते हैं कि साल भर का क्या स्टेटस रहा, डेट कितने थे, कौन शेयर होल्डर्स थे, कौन डायरेक्टर थे, राइट। और तो उसको जो साल भर का हम डिटेल उस फॉर्म में भरते हैं, जो भी फॉर्म में मांगा जाता है उस फॉर्म को हम कहते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल करना, एनुअल मतलब साल भर में एक रिटर्न जाएगी जिसमें कंपनी का जो स्टेटस है, डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, कितना उसने लोन लिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम फाइल करते हैं। 9 टर्म है एन्युटी। एन्युटी का मतलब डियर ये होता है कि अगर सपोज हम कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है तो उसको एन्युटी बोलेंगे। जैसे कि सपोज हर साल हम एक ही अमाउंट जो है लाइफ इंश्योरेंस में पे कर रहे हैं,
तो इंश्योरेंस में हर साल एक अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो एन्युटी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई इंस्टॉलमेंट है उसका इक्वल अमाउंट है ना, तो उसका नाम हो जाता है एन्युटी, राइट। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस है या और कोई इंश्योरेंस है, राइट, उसका पेमेंट कर रहे हैं, या और कोई भी चीज़ है जिसका हम इक्वल इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। आज का 10 टर्म है अपील। अपील का मतलब ये होता है कि सपोज आप गए थे, जैसे कंज्यूमर फोरम में भी होता है, या आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने प्लीडिंग की थी, कोई एक जजमेंट आया, आपको पसंद नहीं आया, अब आप उसके ऊपर वाले कोर्ट पे अपील डालोगे। तो अगर आपको लोअर कोर्ट का जजमेंट आ गया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप फिर उससे हायर कोर्ट में जो है कहते हो कि हाँ ठीक है, इस केस को दोबारा जो है देखा जाए, तो उसको अपील डालना कहते हैं। अब जैसे सपोज आपने हाई कोर्ट में अपील डाली, आपको हाई कोर्ट का भी जजमेंट नहीं समझ में आया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आप किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे आप लोअर कोर्ट से नेक्स्ट स्टेट पे जाते हो कि हाँ फिर से हमारे केस को जो है देखा जाए, आपको लोअर कोर्ट का डिसीज़न पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको उसका डिसीज़न समझ में नहीं आया है, तो जब आप हायर कोर्ट के पास जाकर फिर से केस डालोगे तो उसको हम कहते हैं अपील करना। तो अपील एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोअर कोर्ट के डिसीज़न को करेक्ट करवाना चाहते हो, और आपको लोअर कोर्ट का डिसीज़न जो है वो पसंद नहीं आया है। तो डियर, ये आज के 10 टर्म्स हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 टर्म्स के साथ मिलेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर